अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर और आज मेरे मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस झंग जनाब मोहम्मद नईम खान साहब। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और झंग के कॉलेजेस के हवाले से आज बात होगी, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसके हवाले से बात होगी, सरकारी कॉलेजेस के हवाले से बात होगी और बहुत से स्टूडेंट के हवाले से भी इस पर बात करेंगे नईम साहब से। और इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अरे सर, हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा ना कि झंग में कितने इस वक्त कॉलेजेस हैं, सरकारी कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं? क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि जहाँ से गुजरते हैं कोई ना कोई कॉलेज ही नज़र आ रहा है, कोई प्राइवेट की लगी हुई है मार्केट, कहीं सरकारी स्कूल अपनी एक मखसूस बिल्डिंग में अपने मखसूस रंग में नज़र आ रहे होते हैं और रंग बिरंगे तो बहुत से नज़र आ रहे हैं। तो ये है कितने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अदनान नूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके तवस्सुत से ज़िला झंग के और बाकी तमाम जो हमारी एक पाकिस्तानी नेशन है उनको बता सकें कि झंग में ज़ेवर तालीम के ऊपर हम कैसे लोगों को रोशनास करवा रहे हैं और हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। जी जी। झंग के अंदर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसके अंदर हमारे पास 21 कॉलेजेस ओवरऑल इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, इसमें प्राइवेट और सरकारी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के जो कॉलेज ठीक हो गया। 21 हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जिनमें से 9 मेल कॉलेज हैं और 11 जो है वो फीमेल कॉलेज है। यहाँ खवातीन फिर नंबर लेंगे। हाँ जी, वो अभी ये रिसेंटली जो है वो मिले हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उनके पास तादाद बढ़ी है। तो इन 21 कॉलेजेस के अंदर से हमारे पास कॉमर्स सेटअप भी है, जिसमें से 2 बॉयज़ कॉमर्स के कॉलेजेस हैं और एक कॉलेज में BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम हो रहा है और एक फ़ीमेल कॉमर्स कॉलेज है जिसमें सिर्फ बच्चियों को फ़ीमेल जो बैंकिंग और इस साइड पर जा सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो बाकी कॉलेजेस हैं वो आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे जो हैं वो कॉलेजेस वो तहसील झंग के अंदर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम जो डिस्ट्रिक्ट झंग की 4 तहसीलें हैं वहाँ पर मेल और फीमेल कॉलेजेस मौजूद हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जब आपने एक बात की है कि जी हम जहाँ भी जाते हैं वो रंग बिरंगी बिल्डिंग्स में खड़े होते हैं, रोड से गुजरेंगे शहर के आपको ऐसी ऐसी बिल्डिंग नजर आएंगी और कंपटीशन ऐसे लग रहा है कि यार सड़क पे कंपटीशन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 100% है, लेकिन उसमें डिस्टिंक्शन हमने खुद करनी होती है क्योंकि हमारे पास इस वक्त ज़िला झंग के अंदर मेल और फीमेल तकरीबन 30 कॉलेज रजिस्टर्ड है जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED ने जिनको इजाज़त दी हुई है कि वो बच्चों या बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे जो है वो खुद साख्ता कॉलेज बंद भी करवाए, लेकिन हमारे पास एक ट्रेडिशन है कि जो कहीं भी कोई हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनाता है तो वो लफ्ज़ कॉलेज उसके ऊपर लिखा लेता है और माँ बाप उसके अंदर जो है वो देखते हैं कि जी ये प्राइवेट इदारा है तो ये इसके अंदर है। हालांकि ना तो प्राइवेट किसी भी इदारे की बिल्डिंग गवर्नमेंट के किसी इदारे जितनी है, ना वहाँ पढ़ाने वाला टीचिंग स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन और फैसिलिटीज़ जो हैं जिसके अंदर आप लैब्स देख सकते हैं, लेबॉर्ट्रीज देख सकते हैं या लाइब्रेरी देख सकते हैं या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ, यहाँ एक बात और भी साथ लेके चलते हैं कि इसमें ये बताएं कि क्या झंग में इतने इदारों की ज़रूरत है? मसलन शहर में अगर हम देखें तो शहर की आबादी इस वक्त 5-1 लाख के करीब है और इस आबादी के हिसाब से यहाँ जितने कॉलेजेस हैं क्या वाकई इतनी ज़रूरत है कि यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस भी इतने आ गए हैं और सरकारी भी मौजूद हैं, तो उसके बावजूद इतने प्राइवेट कॉलेजेस आ जाना ये क्या मुमकिन था? मैं आपको उसका बताता हूँ कि सरकारी कॉलेज हमारे जितने भी हैं उनकी मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ हैं। मसलन 5 लाख की आबादी के लिए इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास हमारे पास जितने भी, अगर हम मेल कॉलेज देखें तो तहसील झंग के अंदर 2 मेल कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग और एक गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरा रोड झंग। इसके अलावा बाकी मंडी शाह जीवना के अंदर है, 170 के अंदर है, मेल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए ये 4-5 जो कॉलेज है वो तो इनसफिशेंट है। डेफिनेटली उसके लिए जब आपका 1 लाख बच्चा बोर्ड से पास होकर आउट हो रहा है तो उस 1 लाख बच्चे ने कहीं ना कहीं जाना, तालीम हासिल करनी है। तो इदारे तो अभी भी मैं समझता हूँ कि कमी है, अभी भी हमारे पास कम इदारे हैं। सरकारी इदारों की कमी है या ओवरऑल इदारे और बन रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के इस वक्त 3 कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक चुंड भरवाना के अंदर बॉयज़ कॉलेज है और इसके अलावा हवेली बहादुर शाह के अंदर बच्चियों का कॉलेज बन रहा है और कूर शाकिर के अंदर बॉयज़ कॉलेज बन रहा है। तो वो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम 2018 के बाद इस वक्त तक बच्चियों के 6 कॉलेज हमारे चले हैं। तो इन कॉलेजेस की ज़रूरत थी और इन कॉलेजेस ने जहाँ भी
इनमें से बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो बड़े बैकवर्ड एरियाज में बने हैं। रत्ता माता के अंदर हमारा बच्चियों का कॉलेज बना है और शाह साहब वहाँ पर जो 300 बच्ची पढ़ रही है, आप यकीन करें कि उन बच्चियों को कहीं और नहीं था, अदरवाइज़ वो मैट्रिक के बाद उनकी तालीम बंद थी। उन्होंने ना इंटर करना था ना ग्रेजुएशन करनी थी। इसी तरह से मंडी शाह जीवना के अंदर हमारा कॉलेज है, वरियाम वाला के अंदर हमारा कॉलेज है जो बड़ा देही इलाकों में ज़रूरत थी, जो देही इलाकों में, देही इलाकों में ख़ास तौर पर ज़रूरत थी कि वहाँ आबादी भी आम रूटीन से ज़्यादा होती है और वहाँ हमें जो है कॉलेजेस की भी ज़रूरत थी। अब मैं नईम साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि सर आप मुझे ये भी बताएं कि ये जो प्राइवेट इदारे हैं जो इतने ज़्यादा आ चुके हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि हमें ऐसे लग रहा होता है कि छोटी छोटी बिल्डिंग में कॉलेज बन गए, तो क्राइटेरिया क्या है इन्हें रजिस्टर करने का और किस तरह आप इन्हें अपने साथ ला कर? जी, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमारे पास क्राइटेरिया है, हमारे डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI कॉलेज पंजाब जो हैं वो इनको जर्नली इंटर तक हम वो इनको दे देते हैं रजिस्ट्रेशन। फर्दर मोर उसके अंदर शाह साहब हम एक तो हाइजीन है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और इसके अलावा जो है लेबॉर्ट्रीज़ कैसी हैं और वहाँ पर जो लैब्स बनी हुई हैं उनका मेयार जो है वो हम देखते हैं। लाइब्रेरी की बुक्स वगैरह है उनके हमारे पास एक स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, हम उन स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड किसी कॉलेज को नहीं दे सकते। उनमें से मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ ये जो हमारे पास इस वक्त रजिस्टर्ड इदारे हैं जिनमें पंजाब कॉलेज है, सुपीरियर कॉलेज है, फरहान कॉलेज है, चनाब कॉलेज जंग है, एस्पायर है। बाकी आपको जो गली मोहल्ले वाले करते हैं उनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ना तो ऑन किया हुआ है, ना ही हमारे पास कोई रिकग्नाइजेशन है उनकी। ये इदारे वो हैं जो आम इदारे मतलब लोगों को कर रहे हैं या कोई छोटे मोटे उसके अंदर कोर्सेज वगैरह के नाम से करवा रहे हैं। अब आपको पता है कि मेडिकल के नाम के ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस खोल के हैं, तो वो भी लोग जर्नल यही समझते हैं कि ये इसके अंदर हैं, लेकिन उसमें से अब टेक्नोलॉजी कॉलेजेस हैं या जो कोई ऐसे जो कंप्यूटर के साथ रेलिवेंट है वो टेप्टा के अंडर आते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने मेयार से किसी कम कॉलेज को ना तो अपने पास रजिस्टर्ड देती है और रजिस्टर्ड करती है, ना ही फर्दर उनको बोर्ड की तरफ रिकमेंड करती है या यूनिवर्सिटी उनको किसी किस्म की कोई एफिलिएशन देती है। अच्छा, इन प्राइवेट इदारों को क्या आप गाहे बगाहे चेक करते हैं कि ये जो कॉलेजेस बने हुए हैं, अब मेरे इंफॉर्मेशन में ये है कि इनकी लैब्स भी एक दूसरे के साथ मुश्तरका होती हैं, इनकी लाइब्रेरीज़ भी मुश्तरका होती हैं, इन्हें जहाँ पता चलता है कि फ़लाँ इदारे का आज विज़िट होने लगा है तो इनकी पूरी लैब उठ के उस इदारे में चली जाती है, इसी तरह उनकी लाइब्रेरियाँ शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये क्या चेक कर? जी बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है और बड़ा वैलिड सवाल आपने किया है। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हम इनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। हम इनकी लैब्स और इसके अलावा उसके साथ हम पिक्चर्स बनाते हैं, उनकी जो बुक्स हैं उनके अपने रजिस्टर्ड जो उसमें से स्टेटमेंट हम उसमें से देखते हैं। मतलब हम उन्हें कहते हैं जी, हम उनका रजिस्टर उठाकर खड़े होते हैं जिसके अंदर लाइब्रेरी की बुक्स हैं कि 800 नंबर की जो बुक है आप वो हमें उठा कर ला दें। अगर तो वो उसके साथ मैच करती है तो फिर हमें पता होता है कि ये इनकी अपनी है, इदारे से आई। हाँ, अदरवाइज़ अगर वो मैच नहीं करती तो हम उसकी बेस के ऊपर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। आपको बताया कि ये जो बड़े कॉलेजेस हैं इन्होंने तो कुछ हालात अपने बेहतर कर लिए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कॉलेज हैं वो तो वैसे ही नॉन रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने बोर्ड लगाकर मुख्तलिफ मसलन किसी ने हायर सेकेंडरी स्कूल की भी अगर वो एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन ली हुई है जो कि CO एजुकेशन देते हैं तो उन्होंने भी साथ लफ्ज़ कॉलेज का ही लिख दिया होता है। जब उनसे हम डिमांड करते हैं कि आप हमें अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाएं कि HED ने आपको कहाँ से दिया है, तो वो कहते हैं नहीं जी, हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड नहीं, हम तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी पूछते हैं कि सरकारी इदारे माशाल्लाह जो कॉलेजेस हैं इनकी बिल्डिंग्स बड़ी होती हैं, इनके जो स्टाफ हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी एजुकेशन बड़ी हाई लेवल की होती है, लेकिन उसके बावजूद जो हैं हमारे शहरी हलकों में अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं वो देख रहे होते हैं कि अच्छा प्राइवेट इदारा कौन सा है। इसकी क्या वजह है कि आप इत्मीनाद क्यों नहीं अभी तक हासिल कर पाए? नहीं शाह साहब, इत्मीनाद तो बहुत ज़्यादा है। मसलन मैं इसको बताता हूँ कि हमारे पास जो इंटर लेवल है उसमें वाकई उसकी थोड़ी सी हमारे पास है कि हमारे पास सेशन लेट स्टार्ट होता है। हम मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद फुली एडमिशन करते हैं, लेकिन उससे पहले इस साल अब और इससे पिछले सालों में भी हमारे पास जो है वो बच्चे समर कैंप आकर पढ़ते रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, आप यकीन करेंगे कि वो किसी भी ना बच्चे इतना प्राइवेट या गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी इतना रश नहीं है जितना हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस में रश है। मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री और ज़ूलॉजी का जो मेरिट मॉर्निंग का होता है वो 950 प्लस से ज़्यादा वाले बच्चे और बच्चियाँ हमारे पास आती है। अब तो माशाल्लाह हमारे फीमेल कॉलेजेस ने भी BS स्टार्ट करना शुरू कर दिया है,
तो ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे उधर चले जाते हैं। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम तो उनको बड़ी सस्ती तालीम अच्छा, दे रहे हैं। आपके पास जो बच्चे आते हैं वो ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े मुस्तहिक टाइप बच्चे होते हैं कि जिन्हें ज़रूरत होती है, और देही इलाकों से काफ़ी लोग जिस तरह आते हैं वो प्राइवेट इदारों को छोड़ के, तो वो सरकारी हाथ में इसीलिए आ रहे होते हैं कि शायद आपके पास खर्चा बड़ा कम हो रहा होता है और अच्छी एजुकेशन भी मिल रही होती है उन्हें। मैं नो डाउट हमारा जो स्टाफ है ना, फैकल्टी जहाँ भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस में चले जाएं तो आपको PhDs प्रोफेसर्स मिलेंगे। PhD के बाद जो MPhil का लेवल है वो इस वक्त तकरीबन 70% से ज़्यादा है, 70% से भी ज़्यादा है, और जो सिंपल MA MSc रह गए हैं वो हमारे पास बहुत कम है। दूसरी बात, जो सस्ती एजुकेशन को दी है तो वो वाकई हमारी फ़ीसों के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास जो बच्चा फर्स्ट ईयर में आता है तो वो अपनी तमाम तर जो उसकी पूरे साल की फ़ीस है, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, कॉलेज को देता है, बाकी छोटे जो फंड्स हैं उनके अंदर वो पैसे देकर वो तकरीबन 4000 से कम है। और इसके मुकाबले में प्राइवेट की कॉलेज की फ़ीस आप खुद बेहतर जानते हैं कि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा का खर्चा और पता नहीं किस किस किस्म की फ़ीसें वो ले रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस झंग नईम खान साहब हैं, इनसे बड़ी सीधी सीधी बातें हो रही हैं और ये मैं करता रहूँगा गाय बगाए। लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ और इन्हें 12 रेस्टोरेंट विज़िट करवाते हैं, LDS मॉल विज़िट करवाते हैं और फिर वापस आएंगे डिनर पर इनके साथ, बहुत सी सच्ची और खड़ी बातें इनसे पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर और आज हमारे साथ मेहमान हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस झंग जनाब मोहम्मद नईम खान साहब। इनसे बातें हो रही हैं सीधी सीधी कॉलेजेस के हवाले से, झंग में जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट इदारे उस हवाले से भी और सरकारी कॉलेजेस के हवाले से भी। लेकिन अब हमने डिनर किया और डिनर के बाद अब इनसे पूछते हैं कि 12 रेस्टोरेंट का इन्हें टेस्ट कैसा लगा है, इसकी सर्विस और ये जो इन्वायरमेंट है झंग जैसे शहर में, तो इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये दिली खुशी हो रही है कि अगर मैं इस 12 का जो कंपैरिज़न और यहाँ के ख़ासकर एटमॉस्फेयर का कंपैरिज़न करूं तो मुझे मनाल जो है इस्लामाबाद वो याद आ जाता है। और आप यकीन करें कि यहाँ पर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर ना तो इतना अच्छा टेस्ट है ना ही इतनी अच्छी एनवायरनमेंट है। मैं इनकी सर्विस देख रहा था मुख्तलिफ जगह जाकर, जब ये इनका वो जहाँ पर खाना बन रहा था तो वो सारी चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लीन और बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट के साथ है। और मैं इसे समझता हूँ कि एक 12 जो है अब वो फैमिली रेस्टोरेंट बन चुका है, क्योंकि आज हम खुद भी जहाँ पर बैठे हैं आप देख भी रहे हैं कि जहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ है और सारा
जो शहर बाकी वो छोड़कर इधर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली इसी एटमॉस्फेयर के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है इंतहाई नेचुरल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पर मेंटल पीस है। आप ज़हनी तौर पर बड़े आसूदा होकर बैठते हैं, और हर बंदा अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठा है, और टेस्ट तो इनका जो वाकई लाजवाब था, रियली इसका कोई कंपैरिजन नहीं। और छंग में LDS मॉल एक हमने आपको विज़िट करवाया है जी। प्रॉपर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इसकी ज़रूरत थी छंग? जी बिल्कुल, डेफिनेटली LDS मॉल तो मैं समझता हूँ कि ये वन स्टॉप शॉप है। अब ख़ासकर जो मार्केट के झंझट और भाव ताव है उनसे आपकी जान छूट जाती है। जो ब्रांड जो है वो एक तो क्वालिटी आपको देता है और बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा होता है, दूसरा फिर बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस है, और एक ही जगह पर आप फैमिली के साथ बच्चों के साथ आते हैं। ख़ासकर जहाँ पर वो मॉल के अंदर जो बच्चों के लिए प्ले लैंड इन्होंने बनाई है वो बहुत आला है, और उसमें बच्चे जो है वो आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पेरेंट्स जो है वो इस मॉल का जो साथ अपनी जो भी शॉपिंग है वो कर सकते हैं। रियली ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही पीसफुल है, जहाँ पर किसी किस्म कोई रश, कोई झंझट या आपको उठने बैठने की कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपके बड़े अच्छे ख्यालात बारह रेस्टोरेंट के हवाले से और LDS मॉल के हवाले से। अब बात करते हैं, वापस हम अपने सवालात पे जाएंगे कि जो इनके रिलेटेड हैं नईम खान साहब के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि प्राइवेट इदारे और सरकारी इदारों का जब रिज़ल्ट आता है तो प्राइवेट इदारों में लग रहा होता है कि उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं और वो उसकी तशहीर भी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, जबकि सरकारी इदारों के पास क्या रिज़ल्ट होते हैं ये तो नईम साहब ही बताएंगे कि एक कंपटीशन में एजुकेशन के हिसाब से किस तरह रिज़ल्ट आते हैं, और बाकी स्पोर्ट्स और दीगर सरगर्मियों में जो सरकारी इदारे हैं उनका रिज़ल्ट क्यों ऐसा नहीं जो हमें नज़र आ रहा है। शाह साहब, एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी हमारे पास जो झंग ज़िला के जितने भी कॉलेजेस हैं, किसी का भी रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई गलत या माठा नहीं आया। उसमें से ये है कि कुछ एडवर्टीज़मेंट है, वो लोग प्राइवेट वाले कुछ ज़्यादा कर रहे होते हैं। मैं उसका आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि फैसलाबाद बोर्ड के अंदर हमेशा हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट जंग के कॉलेजेस हैं उनका अबव बोर्ड ही रहा है। अब आप उसमें से थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि जो बहुत ही टॉपर बच्चे होते हैं जिनके मैट्रिक लेवल के ऊपर जाते हैं, तो वो प्राइवेट वाले इदारे मुख्तलिफ़ किस्म की टेम्पटेशन देकर उनको अपनी तरफ बुला लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमारे पर लिए जो सरकारी इदारे थे वो बेहतर थे। अब जो BS 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, आप उसमें ये देखें कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आला पोजीशंस ले रहे हैं, और वो इसी वजह से वहाँ पर किसी भी प्राइवेट कॉलेज वाले का कोई बच्चा नहीं होता, और गवर्नमेंट के कॉलेजेस के भी बच्चों की बहुत जगह आई है। हमारे इवन 100 आज से कोई 3 साल पहले आर्ट्स के अंदर 170 कॉलेज जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया के अंदर है, दूर दराज जंग से तकरीबन कोई 35 किलोमीटर दूर है, तो उसके बच्चे की वहाँ बोर्ड के अंदर 3rd पोजीशन आई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट इदारे जो हैं वही कर रहे हैं। हम तालीम में उनसे बहुत बेहतर है, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर हमारी प्रेजेंटेशन में कमी आ रही है, तशहीर में कहीं कमी है। आप इस चीज़ को शो नहीं कर पाते, और करना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट हैं, अच्छा है, स्टूडेंट अच्छे हैं, आपके पास स्टाफ अच्छा है, तो उसे शो और इसमें एक बात बताऊं कि आपके प्राइवेट कॉलेज में से हमारे पास तो एक बच्चा जो 3rd डिवीजन भी लेकर जाता है, हम उसको भी एडमिशन देते हैं और वो बच्चा भी पास होता है। तो कंपैरेटिवली हमारे पास बच्चे कम नंबर वाले आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर लेकर अगली क्लासेस में जाते हैं, जबकि प्राइवेट वालों के पास बहुत आला नंबर वाले आते हैं और वो बड़े एवरेज होकर हमारे पास फिर आ जाते हैं। वो करीम उठाते हैं, पहली कोशिश वो डेफिनेटली होते हैं। तो हमारे पास जो पास रेशो है, या हमारे पास जो एक एवरेज बच्चा है, फिर उन बच्चों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पेरेंट्स भी उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे होते। लेकिन हम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम उनको पॉलिश करते हैं, हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं, और हमारे रिज़ल्ट्स जो है वो बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और बड़े बेहतरीन होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अब प्राइवेट कॉलेज वाले का तो रिज़ल्ट कहीं पर भी उनसे नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के हर टीचर का रिज़ल्ट, उसकी जो एनुअल PER रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसके साथ उसकी प्रमोशन है या बाकी चीज़ें उसके साथ लिंक्ड है, तो वहाँ पर वो लिखा जाता है। तो इसलिए हमारे टीचर उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करवा रहे होते हैं, और हमारे बच्चों का रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। एक बात और कि BS प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो इन स्टूडेंट का मुस्तकबिल क्या आपको नज़र आता है? ये ख़ास तौर पर क्योंकि ये नया एक सिलसिला शुरू हुआ है,
तो इसका मुस्तकबिल क्या है इन बच्चों का? शाह साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले भी ये कॉलेजेस के अंदर थे, बीएस के नाम पर नहीं थे, एमए एमएससी के नाम जी, जी। पर थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल यकसर ही चेंज कर दिया है कि ओवरऑल एक जो एजुकेशन का सिनेरियो है वो तब्दील हुआ है और इसमें वो बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम आ गया है जी, कि अब जी। इंटर के बाद बच्ची किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है और मास्टर के इक्वल उसकी जो ग्रेजुएशन होती है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर वो आगे एमफिल करे या एमएस करे और उसके बाद पीएचडी करे। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि कोई इतने उसमें नहीं है, क्योंकि ये बच्चे पहले भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं। इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन है और कंपटीशन के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो इनके लिए बिल्कुल ऑन है। हमारी रिसेंटली जो है वो बीएस ज़ूलॉजी के अंदर 2 बच्चियों ने, शाह साहब, उन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान 3 बच्चियों ने रिटर्न पास किया और एक अच्छा। बच्ची की रिसेंटली सिलेक्शन हुई है सिर्फ बीएस झंग के की बेस। बच्ची? जी, झंग की बच्ची, और जिसने गवर्नमेंट कॉलेज झंग से पढ़ा था और उस बच्ची के बीएस यानी उसके पास कोई एमएस की डिग्री नहीं है, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है। तो डेफिनेटली इन बच्चों का फ्यूचर तो इंशाल्लाह वो बहुत ही ब्राइट है। हाँ जी, और ये आगे अच्छा, आखिर जाएंगे। में मैं ये चाहूँगा कि झंग के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे इस प्रोग्राम के? शाह साहब, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को करता आया हूँ, कहता भी आया हूँ कि फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। देयर इज़ नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। वो कहीं भी चले जाएं, मेहनत का कोई नेमल बदल नहीं है। और मैंने कभी भी अपने बच्चों को भी हमेशा ये कहता हूँ, मेरे पास आज भी कोई स्टूडेंट है तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है। आपको इस्लामिया स्टडीज़ के अंदर भी प्रोफेसर नज़र आएंगे, बाकी फील्ड में भी वो लोग नज़र आएंगे। आपको एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ भी बंदा पूरे माशरे के अंदर नज़र आएगा और साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हुए भी उस माशरे के अंदर अच्छे ओहदों पर काम करते नज़र आएंगे। फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग क्या है कि आप अपने लिए क्या करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं। क्योंकि अब थोड़ी सी लाइफ का पैटर्न चेंज हो गया है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्निज़म आ गया है। इन चीज़ों में बच्चों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं वो ठीक है सामने आ रही हैं, लेकिन अगर वो मेहनत करता है, बच्चा डिटरमिन है, तो इंशाल्लाह मैं भी बच्चों को यही नसीहत करूँगा कि आप जिस क्लास में भी हैं, कोई भी आप उसके अंदर अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, नॉन मेडिकल पढ़ रहे हैं, आप आईसीएस कंप्यूटर्स के साथ कर रहे हैं, सिर्फ मेहनत के लिए अपने आप का शुआर बना लें और इंशाल्लाह मेहनत के साथ वो देखेंगे कि वो अपनी लाइफ में हमेशा कामयाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम खान साहब, और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह इनसे मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अदनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने